बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 20 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 727 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। दूसरी एनिवर्सरी, इस जंग की दूसरी एनिवर्सरी बहुत करीब है, चंद रोज़ बाकी रहते हैं। और इस जंग की दूसरी एनिवर्सरी से कबल ये जो इंटरव्यू आपको स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रहा है, रशिया के सदर का काफ़ी पुराना इंटरव्यू है, लेकिन एक मरतबा फिर से ये सोशल मीडिया के ऊपर क्यों वायरल हुआ, ये बताने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि इस इंटरव्यू में ऐसा था क्या। इस इंटरव्यू के दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से एंकर ने सवाल पूछा कि क्या पुतिन की डिक्शनरी में माफ़ी है, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया कि बिल्कुल, अगर जुर्म काबिल माफ़ी हो तो उसकी माफ़ी भी दी जाती है। एंकर ने सवाल किया कि ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी पुतिन की डिक्शनरी में कोई माफ़ी नहीं है, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वन वर्ड आंसर देते हुए कहा था कि बिट्रेयल, धोखा ऐसा जुर्म है जिसकी पुतिन की डिक्शनरी में कोई माफ़ी नहीं है। ये इंटरव्यू बहुत मरतबा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता रहता है। एक मरतबा जब येवगेनी प्रिगोजिन उन्होंने जब मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की, फिर किस तरह से उनका तैयारा जो है वो तबाह हो गया, तब ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। अभी रिसेंटली अलेक्सी नावाल्नी, जिसकी जेल में मौत हो गई, ये रशिया का अपोजिशन लीडर था, लेकिन रशिया इसे कहता था कि ये CIA का बंदा है, CIA का एजेंट है। अब इसकी जेल में मौत जब हुई तब ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, लेकिन एक मरतबा फिर से इसी हफ्ते के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि ये इंटरव्यू एक मरतबा फिर से वायरल हो गया है। और पुतिन ने क्या एक और धोखेबाज को सजा दे दी है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे, दोनों साइड्स आपको, पिक्चर की दोनों साइड्स मैं आपको दिखा दूंगा। बहरहाल स्टोरी ऐसी है कि नेटो ममालिक के पसीने छूट गए हैं, यकीन जानिए। इस स्टोरी पर बात करने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो ये ज़ख्म ताज़ा था जो अलेक्सी नावाल्नी, जिसकी मौत हुई रशिया के जेल के अंदर, इस पर अभी नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द अमल भी सामने आ रहा था। और अलेक्सी नावाल्नी की जो अहलिया हैं, उन्होंने अलेक्सी नावाल्नी का मिशन आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया अपने वीडियो मैसेज के अंदर। अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने कहा कि मैं अपना मिशन जो है, अपने हस्बैंड का मिशन मैं आगे लेकर चलूंगी और रशिया को व्लादिमीर पुतिन से आज़ाद करवाऊंगी। और इस सिलसिले में ना सिर्फ रशिया के अवाम बल्कि नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ भी मेरा साथ दें। और ये जो इंतखाबात रशिया के हैं, अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने कहा यूरोपियन यूनियन को मुखातिब करते हुए कि इसको आपने तस्लीम नहीं करना। फिर अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने व्लादिमीर पुतिन से अपने खाविंद की जो लाश है वो वापस करने का मुतालबा भी किया और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मेरे खावंद को जहर दिया जेल के अंदर। अब रशिया की जानिब से एक तो डिनाई किया रशिया ने, क्रेमलिन ने कहा कि ये जो इल्ज़ामात नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से लगाए जा रहे हैं, तो ये इल्ज़ामात हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमने अलेक्सी नावाल्नी को जहर दिया हो जेल के अंदर। इसकी नेचुरल डेथ थी और मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जो कि अलेक्सी नावाल्नी की वालिदा को और इनकी अहलिया को, इनकी फैमिली को प्रोवाइड कर दी गई है। बहरहाल अभी ये चीज़ें जो हैं, अलेक्सी नावाल्नी की मौत किस तरह से हुई, क्या रशिया ने धोखेबाज को सज़ा दी, अभी ये चीज़ें, इन पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी बहस चल रही थी कि एक और स्टोरी सामने आ गई। अब इस स्टोरी का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो एक वीडियो के अंदर, अब ये 2023 अगस्त की बात है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ ये स्टोरी शेयर की थी। आपको याद आ जाएगी कि रशिया का एक पायलट जो Mi-8 रशिया का हेलीकॉप्टर उड़ाता उड़ाता यूक्रेन के अंदर दाखिल हो गया। इसके साथ दो और भी थे, पायलट्स थे, इसके दोस्त थे, उन्हें भी ये साथ ले आया। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये हमारा पायलट बिक चुका है। इसने $5 लाख लिए थे यूक्रेन से और इसने ये यूक्रेन से वादा किया था कि मैं Mi-8 समेत यूक्रेन के अंदर लैंड कर जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी जो फैमिली है उसे आपने यूक्रेन के अंदर मुंतकिल करना। पूरी प्लानिंग थी और इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई थी यूक्रेन की जानिब से, और फिर यूक्रेन ने रिपोर्ट जो है वो पब्लिश भी कर दी थी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डाल दी थी। और उस रिपोर्ट के अंदर ये पायलट कैमरे के सामने बैठकर, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसने दीगर जो रशिया के पायलट्स थे उन्हें भी इसने कहा था, उकसाया था कि तुम भी इस जंग का हिस्सा ना बनो और तुम भी यूक्रेन का साथ दो। बहरहाल इसने धोखा दिया था रशिया को, $5 लाख के इवज इसने रशिया को धोखा दिया था। और फिर ये यूक्रेन के अंदर इसने गारंटी दी थी यूक्रेन ने कि हम तुम्हें ना सिर्फ $5 लाख देंगे बल्कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर महफूज होगी, तुम यहाँ पर महफूज होगे। अब रिपोर्ट ये सामने आई कि स्पेन के अंदर
स्पेन के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये जो पायलट था इसकी मौत हो गई और इसे 6 गोलियां मारी गई, इसके जिस्म में 6 गोलियां उतारी गई और फिर मारने वालों ने इसकी डेड बॉडी पर से गाड़ी भी गुजार दी और इसकी डेड बॉडी को कुचल दिया गया। अब ये बंदा स्पेन में क्या कर रहा था? यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बताया कि हमने इसे चॉइस दी थी कि आप यूक्रेन के अंदर भी रह सकते हैं, अगर रहना चाहते हैं ये आपके इनाम की रकम है, लेकिन इसने स्पेन जाने को प्रेफर किया तो हमने इसे यूक्रेन की नेशनलिटी दी, यूक्रेन का पासपोर्ट दिया, इसका नाम तब्दील किया और इसे स्पेन मुंतकिल कर दिया। लेकिन रशिया ने जब ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इस बंदे ने गद्दारी की है, बेवफाई की है, तो रशिया की इंटेलिजेंस को व्लादिमीर पुतिन ने टास्क सौंप दिया था कि ये बंदा मुझे चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया है। अब ये बातें की जा रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक और बेवफा को, एक और धोखेबाज को इसे मौत के घाट उतार दिया स्पेन के अंदर, और अपनी इंटेलिजेंस को पहले ही रशिया के सदर जो हैं वो ये अहकामात दे चुके थे। लेकिन क्रेमलिन की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, क्रेमलिन ने कहा कि ये काम रशिया का नहीं है बल्कि ये काम यूक्रेन का है। अब भला यूक्रेन क्यों मारेगा इस पायलट को? ये तो यूक्रेन के वारे का बंदा था, इसकी वजह से इसने कितने रशियंस को उकसाया था कि वो यूक्रेन का साथ दे, और इसने यूक्रेन को भी धोखा नहीं दिया था। यूक्रेन ने जो टास्क दिया था इसने वो पूरा किया और फिर बदले में अपने इनाम की रकम लेकर ये स्पेन मुंतकिल हो गया। तो यूक्रेन इसे क्यों मारेगा? अब क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन ने भी इसे मारा नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा क्रिएट किया गया है कि इस पायलट को मार दिया गया है ताकि इसे एक और नाम देकर, एक और आइडेंटिटी देकर इसको स्पेन के अंदर या यूरोप के किसी और मुल्क के अंदर ये आज़ाद घूमता रहे। तो हम इस तरह की तखरीबकारियों को, इस तरह की इंटेलिजेंस को रशिया खूब समझता है। और बहुत ज़्यादा समझदार स्टेटमेंट मेरे ख्याल में क्रेमलिन की जानिब से सामने आई। और पिक्चर की दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि यूक्रेन ने इस पायलट को, जिसको रशिया की इंटेलिजेंस ढूंढ रही थी, इसको महफूज बनाने के लिए यूक्रेन ने ये ड्रामा क्रिएट किया हो। लेकिन दूसरी साइड पिक्चर की ये भी है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धोखेबाज को सजा दे दी। और जो स्पेन का मीडिया है उसने ये भी बताया कि इस बंदे ने, इस पायलट ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को स्पेन बुलाया था और इसने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो कुछ दिन कबल इससे मिलने के लिए आई थी। अब एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ की होगी? ये एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो ऑब्वियसली रशिया से उसका ताल्लुक होगा, क्योंकि पायलट रशिया का था। बहरहाल मज़ीद डिटेल्स स्पेन के मीडिया ने नहीं बताई। अब ये दोनों वर्जन मैंने स्टोरी के आपके सामने रख दिए। और क्रेमलिन की जानिब से ये भी कहा गया कि यूक्रेन के सदर अपने इत्तेहादियों को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को मदद इमदाद पर लाने के लिए इस तरह की तखरीबकारी यूक्रेन की जानिब से की जा सकती है। एक तो ये पायलट भी महफूज हो गया, और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक जो आजकल मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं कर रहे यूक्रेन को, तो यूक्रेन के सदर का बहुत अच्छा तरीका था कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी डर जाएं, क्योंकि ये भी तो धोखा दे रहे हैं ना रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। फिनलैंड हो, बाल्टिक स्टेट्स हों, यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर्स हों, जैसे ओलाफ शॉल्स हैं, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हैं, तो उनका रशिया क्या हाल करेगा? यूरोपियन कंट्रीज़ को ये मैसेज भी मिला कि पुतिन जो है वो माफ़ कोई नहीं करता, देर सवेर हो जाती है, लेकिन पुतिन पहुंचता ज़रूर है उन लोगों तक जिन्होंने पुतिन को धोखा दिया। तो ये स्ट्रेटजी जो है यूक्रेन के सदर ने क्यों लड़ाई? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। अवडीव का जो बहुत इंपॉर्टेंट की टाउन ईस्टर्न यूक्रेन का, वो भी यूक्रेन के हाथ से निकल गया। रशिया के हमले अभी भी यूक्रेन के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रशिया के हैवी किस्म के हमले रिपोर्ट हुए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। जो सुमे रीजन है, मकलाइव है, या फिर ओडेसा है, लवीव है, यहाँ पर रशिया के हमले रिपोर्ट हुए। 5 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, और रशिया की फोर्सेस जो हैं वो अवडीवका से भी आगे की जानिब बढ़ रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मैसेज जारी किया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये यूरोप और अमेरिका की इमदाद का नाम मिलना, इसका रशिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। यानी कि जो भी नाकामियाँ इन दिनों यूक्रेन के सामने आईं, उनका इल्ज़ाम यूक्रेन के सदर ने इस एक सेंटेंस में पूरे का पूरा इल्ज़ाम उन यूरोपियन कंट्रीज़, उन नेटो ममालिक को दे दिया जिन्होंने यूक्रेन को इन 2 सालों के दौरान बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद इमदाद प्रोवाइड की थी। तो यूक्रेन के सदर कहना ये चाह रहे थे कि हल मिन मजीद, मुझे और मदद दो, वरना रशिया जो है वो शिकस्त दे देगा, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि तुम भी इस जंग में मेरे साथ हो। अगर यूक्रेन को शिकस्त हो गई तो रशिया आगे बढ़ेगा। अब ये जो चक्कर हुआ, ये जो इतने सारे इवेंट्स हुए इस एक हफ्ते के दौरान,
اس کا رد عمل تو سامنے آ رہا ہے یورپین یونین کی جانب سے۔ نیٹو ممالک جو یورپین کنٹریز ہیں، جو یوکرین کے اتحادی ہیں، کینیڈا کی جانب سے کہا گیا کہ میں 800 ڈرونز پرووائڈ کروں گا یوکرین کو۔ سویڈن نے تقریباً $700 ملین کی سب سے بڑا یہ امداد کا پیکج ہے سویڈن کی جانب سے، جو تازہ نیٹو کا ممبر بنا ہے، وہ بھی یوکرین کی امداد کا اعلان سویڈن کے ڈیفنس منسٹر نے کیا۔ یوکے کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈرونز پرووائڈ کیے جائیں گے یوکرین کو، اور جو بوکارسٹ 9 کنٹریز ہیں، جو فرنٹ رو ہے یوں کہہ لیں، جو ایسٹرن فلینک ہے نیٹو کا، وہ ممالک بہت زیادہ چھلانگیں مار رہے ہیں، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اس ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ہوا اس کو لے کر۔ پولینڈ ہو، بالٹک سٹیٹس ہوں یا پھر رومینیا ہو، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اب وقت ہے کہ یوکرین کو مدد امداد پرووائڈ کر دو، ورنہ رشیا آگے بڑھے گا، اور آگے اگر رشیا بڑھا تو سب سے پہلے ہم ہیں۔ تو انہیں بہت زیادہ فکر ہے جو سب سے پہلے آئیں گے یوکرین کو اگر رشیا کنٹرول کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی۔ ایک رشیا کے آفیشل نے، ہائی رینکڈ آفیشل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دینے دو مدد امداد، دینے دو ڈرونز، جتنے مرضی پیسے یوکرین کو انہیں دینے دو۔ جب رشیا یورپ کے نیٹو ممالک کے بارڈر کے قریب پہنچے گا تو ان کا سافٹ ویئر خود ہی اپ ڈیٹ ہو جانا ہے اور ان کی مدد امداد ہو جائے گی بند، اور یہ بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ کر سیکیورٹی گارنٹیز جو بھی رشیا کے کنسرنز ہیں ان پر یہ بات کریں گے۔ نیٹو ٹیریٹری کی جانب یہ رشیا کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ انہوں نے صرف یوکرین کو بلی کا بکرا بنانا ہے، ورنہ ان کے اندر اتنا نرو نہیں ہے ان کا کہ یہ رشیا سے جنگ لڑ سکیں۔ اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی، اور جو انالیسز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ رشیا گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہے مولدووا پر حملہ کرنے کا۔ رشیا کی جانب سے مولدووا پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے رشیا انتظار کرے گا امریکہ کے صدارتی انتخابات کا، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات جو کہ نومبر میں ہیں اسی سال، تب تک رشیا گراؤنڈ سیٹ کر لے گا کہ مولدووا کو تو خیر رشیا 2 دن میں نگل سکتا ہے اگر مولدووا کو کنٹرول کرنے کا پلان ولادیمیر پوتن نے بنایا، جو کہ فی الحال ولادیمیر پوتن ہوں یا پھر کرملن کے آفیشلز ہوں، انہوں نے بارہا یہ سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں کہ ہمارا یہ کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر بات چیت کے ٹیبل پر نیٹو ممالک امریکہ ابھی بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی یہ جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اب امریکہ پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کو دیکھتے ہوئے یورپین کنٹریز کی تو خیر پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، امریکہ کی جانب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں اس جنگ کے اندر یورپ کو دھکیلا تھا، اور رشیا جس کے ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات بھی تھے، ہم اس سے گیس بھی لے رہے تھے، ہماری اس کے ساتھ بہت سارے تعلقات تھے، یورپ جو ہے وہ رشیا کے بغیر اس کا سروائیول نہیں ہے، اس کی سردیاں نہیں گزارتی۔ اب یورپ کو امریکہ نے اس جنگ میں دھکیل دیا تو اب امریکہ کہاں ہے؟ یہ سوال یورپین کنٹریز اور یوکرین امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے پوچھ رہے ہیں، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میں ذرا ٹرمپ سے نمٹ لوں، اس کے بعد میں یہ رشیا کو دیکھ لوں گا، ولادیمیر پوتن کو دیکھ لوں گا۔ لیکن ٹرمپ کی جانب سے جو امداد کا پیکج ہے یوکرین کا $60 بلین سے زیادہ، وہ اپروو ہوتا ہوا کانگریس سے دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ جو کانگریس کے سپیکر ہیں مائک جانسن، ان پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ یوکرین کی امداد کا پیکج آپس میں بعد میں لڑ لیں گے، پہلے رشیا کو شکست دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اتنی زیادہ ٹینشنز ہیں، یورپین کنٹریز کے درمیان بھی اختلافات ہیں، نیٹو ممالک کے درمیان بھی اختلافات ہیں، یورپ اور امریکہ کے درمیان بھی اختلافات ہیں، اور یہ تمام کے تمام اتنے زیادہ ٹینس ہیں رشیا سے لڑائی کر کے۔ اور دوسری جانب رشیا کی جانب سے کم جونگ ان کو گاڑی کا تحفہ دیا گیا ہے، لیموزین کا تحفہ دیا گیا ہے، وہی گاڑی، ویسی ہی گاڑی جو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن یوز کرتے ہیں۔ ابھی کم جونگ ان جب رشیا کے دورے پر آئے تھے تو انہیں پوتن کی گاڑی پسند آئی تھی، اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کم جونگ ان کو یہ گاڑی نارتھ کوریا بھجوا دی ہے۔ اور جو کم جونگ ان کی بہن ہیں، بہت پاورفل ہیں یہ نارتھ کوریا کے اندر، انہوں نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو تحفہ ہے یہ ثبوت ہے ہمارے گہرے تعلقات کا، ہماری دوستی کا۔ اب جو ساؤتھ کوریا ہے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اس گاڑی کے تحفے سے، اور ساؤتھ کوریا نے کہا کہ یہ جو سینکشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ان کی خلاف ورزی کی ہے رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کم جونگ ان کو یہ گاڑی کا تحفہ دے کر۔ اب انہیں جو ہے یو این کی سینکشنز اور یو این کی ریزولوشنز یاد آ جاتی ہیں جہاں پر بات آئے رشیا کی یا پھر ایسے ممالک کی جو کہ ویسٹ کے خلاف ہیں، اور جہاں پر معاملہ آ جائے مشرق وسطیٰ کا، فلسطین کا، کشمیر کا،
तो इन्हें तमाम की तमाम यूएन की रेजोल्यूशंस भी भूल जाती हैं, यूनाइटेड नेशंस भी भूल जाता है, आलमी अदालतें भी भूल जाती हैं। तो ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी मसला फ़लस्तीन पर, फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर। दूसरे चैनल पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है और उस इजलास में वोटिंग की जा रही है आर्जी जंग बंदी से मुतल्लिक, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर से इस करारदाद को भी इस सूरत हाल में कि फ़लस्तीन के अंदर क्या सूरत हाल है आपको मालूम है, तो इस सिचुएशन में भी अमेरिका की जानिब से हाथ बुलंद करके इस करारदाद को वीटो किया जा सकता है। नज़र रखेंगे। दूसरे चैनल पर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर बात करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।